नमस्कार साथियों। तो आज ये दूसरी वीडियो है पहले सेमेस्टर की, पहले पेपर की, पहली यूनिट की, पहले टॉपिक की दूसरी वीडियो है। कल अपन लोगों ने उत्पत्ति एवं विकास को देखा था, भारतीय राजनीतिक चिंतन, ज्ञान परंपरा में राजनीतिक चिंतन और उत्पत्ति एवं विकास देखा था। आज अपन लोग देखेंगे उसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो पहले देख लेते इसकी भूमिका क्या है। भूमिका है, हिंदू राजनीतिक विचारों और संस्थाओं का विकास अति प्राचीन काल से विविधता, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। युगों के मूल्यों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन भारत में जो राजनीतिक चिंतन किया गया था उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो उसे पाश्चात्य देशों के राजनीतिक चिंतन से भी भिन्न बनाती हैं। ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक प्रगतियों, राजनीतिक उथल-पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित थीं। आइए अब देखते हैं निम्न प्रकार की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है राजनीतिक सिद्धांत, धर्म के अभिन्न अंग। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में ही हुआ। इसी कारण हिंदू समाजशास्त्र पिताओं ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक नहीं किया। यह भारतीय राजनीतिक की सबसे प्रमुख विशेषता है तथा विश्व को प्रमुख देन है। राजा और शासन का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना, समझना और शत्रु से भी धर्मयुद्ध करने का निर्देश दिया गया। इसी कारण प्राचीन भारत की राजनीति में नैतिकता का समावेश रहा है और राजशास्त्र को नीति शास्त्र कहकर पुकारा गया। धर्म का रक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व था। धर्म और राजनीतिक विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। राजनीतिक और धर्म के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध का आभास इसी तथ्यों से हो जाता है कि जिन ग्रंथों को प्राचीन भारतीय राजनीति के मुख्य ग्रंथ माना जाता है वे धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण आदि साहित्यिक ग्रंथों का प्राचीन भारत की राजनीति को समझने के लिए जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इनको धार्मिक दृष्टि से माना जाता है। बौद्ध, जातक एवं जैन धर्म के अनेक ग्रंथ धार्मिक दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ उस समय की राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारधाराओं का भी दिग्दर्शन कराते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है राजा एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। मतलब राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। प्राचीन राजनीतिक प्रचारकों ने इस बात का समर्थन किया है कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक और उपयोगी है। जीवन के तीनों लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं, ऐसा भी विचारकों का मत रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारकों का पूर्ण अभाव रहा। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य अनावश्यक और अनुपयोगी है और व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। इनके विपरीत प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्री राज्य को विस्तृत कार्यक्षेत्र मानते थे जो आज के लोक कल्याणकारी राज्य से बहुत साम्य रखता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है राज्य के उद्देश्यों के बारे में आम सहमति। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों में राज्य के ध्येयों के बारे में विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं, जबकि प्राचीन भारतीय राजनीतिक दार्शनिकों के मतों में राज्य के ध्येय के बारे में भी सहमति पाई जाती है। सभी प्राचीन विचारक यह मानते हैं कि राज्य का प्रथम कर्तव्य धर्म का पालन करना है। धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म सभी धर्म आ जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए यह
आदेश था कि वह व्यक्तियों को अपने अपने धर्मों से विचलित न होने दे। सभी प्राचीन लेखकों के अनुसार राजा का कर्तव्य न्याय का प्रशासन करना है और राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी प्रजा से पिता की तुल्य व्यवहार करे। राज्य व शासन के ध्येयों के प्रति एक मत होने का परिणाम यह रहा कि राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में पाश्चात्य जगत की भांति प्राचीन भारत में विभिन्न विचार उत्पन्न नहीं हुए। अब इसकी चौथी विशेषता है राजा को सर्वोपरि स्थान। इस विशेषता में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की एक अन्य विशेषता राजा के पद को अत्यधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया जाना है। प्रायः सभी लेखकों ने राजपद को दैवी माना है और राजा में दैवी गुणों का समावेश किया है। इस प्रकार से राज्य का सार ही राजा होता था। कौटिल्य ने राजा को राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया। कालिदास ने भी कहा है, विश्व के प्रशासन का जुआ स्वयं सृष्टिकर्ता ने राजा के कंधों पर रखा है। यदि राज्य में कोई कमी रहती है तो उसके लिए राजा दोषी है। राजा को रात और दिन हर समय कार्य करना पड़ता है। इसी संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को अत्यधिक ऊंचा स्थान देते हुए भी उसे निरंकुश की स्थिति प्रदान नहीं की गई है। राजा का सबसे प्रमुख रूप में धर्म का प्रतिबंध है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए भी बाध्य है। इसकी चौथी विशेषता है ये पांचवी विशेषता है। पांचवी विशेषता को देखेंगे, भारतीय राजदर्शन आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक। भारतीय राजदर्शन में आदर्श राज्य संबंधी काल्पनिक रचनाओं का सर्वथा अभाव है। जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में प्लेटो का रिपब्लिक और सर टॉमस मूर का यूटोपिया है, वैसे ग्रंथ प्राचीन भारत में किसी ने नहीं लिखे। इसी आधार पर यह कहना उचित होगा प्राचीन भारत की रचनाओं का किस दृष्टिकोण व्यवहारिक था, कोरा सैद्धांतिक या काल्पनिक नहीं। N.K. सेन ने लिखा है, हिंदू राजनीतिक चिंतन उत्कृष्ट वास्तविक से भरा पड़ा है और कुछ राजनीतिक अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिक विचारों का संबंध राज्य के सिद्धांत और दर्शन से उतना नहीं है जितना राज्य की स्थूल समस्याओं से है। अब आते हैं इसके छठवीं विशेषता दंड नीति का महत्व। भारतीय दार्शनिक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं और इसी कारण उनके द्वारा दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। राजनीति में दंड के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका नामकरण अनेक लेखकों ने दंड नीति के रूप में किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दंड नीति के सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए अन्य सभी विद्याओं को उसी के मातहत बनाता है। मनु के कथानुसार दंड ही शासक है। अब इसका सातवीं विशेषता है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव आध्यात्मिक की ओर रहा है। जैसे वैदिक एवं परवर्ती साहित्य में यह उल्लेख आता है कि राक्षसों या असुरों का नाश करने के लिए राजा की स्थापना की गई। ये असुर धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि क्रियाओं में विघ्न पहुंचाते थे। अतः राजा को इसलिए स्थापित किया गया ताकि वह इन असुरों से
तेजस्वियों एवं साधुओं की रक्षा कर सके। राज्य का स्वरूप, राजा के कार्य, व्यक्ति एवं राजा का संबंध, राजा की शक्तियाँ, राजा का संगठन आदि सभी प्रश्नों पर विचार करते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता रहती थी। अब बात करते हैं इनकी आलोचनाओं की। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की आलोचनाएं, इसमें कुछ आलोचनाएं हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की कई आधारों पर आलोचना की है, जिसका उद्देश्य इसके स्वतंत्र अस्तित्व का खंडन करना है। इसकी आलोचना है राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया गया। आलोचना का सर्वप्रथम आधार यह है कि हिंदुओं ने राजनीति को धर्मशास्त्र व आध्यात्मकवाद से स्वतंत्र नहीं किया। डनिंग के शब्दों में, भारतीय आर्यों ने अपनी राजनीति को धार्मिक और आध्यात्मवादी पृष्ठभूमि से, जिसमें कि आज भी गड़ी हुई है, अभी भी स्वतंत्र नहीं किया। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा, भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना का पता न था। एकमात्र क्षेत्र जिसमें भारतीय मस्तिष्क ने कार्य करने, रचना करने तथा पूजा करने की स्वतंत्रता पाई, धर्म तथा दर्शन का क्षेत्र यह था। डॉक्टर घोषाल ने लिखा है कि कुछ समय पूर्व तक भारतीयों की मानसिक प्रवृत्ति पर यह आरोप लगाया जाता था कि धर्म ने भारतीय मन पर ऐसा अन्याय अधिकार किया हुआ था कि वह राज्य के विचारों की धारणा से वंचित रहा। ये थी इसकी विशेषताएं व आलोचनाएं। अगली वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा टॉपिक, कौटिल्य मनु शांति पर्व। उसमें देखेंगे अपन आलोचनात्मक परीक्षण, विवेचनाएं, राजसत्ता का समर्थक और विचारधारा। इसके संक्षिप्त में बात करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसका दूसरा टॉपिक।